नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम इस सत्र में, जो अभी तीसरा सत्र है, जिसमें अभी तक हमने कुछ कुछ बातें की थी। सबसे पहले जो लोग नए हैं उनको थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ कि ये सत्र किस लिए हैं, ये सेशंस किस लिए हैं। हमने अपने देश में यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देखा गया है कि जिस तरह से हमारे ऊपर, इस देश के ऊपर कुछ आक्रमण हुए और हम धीरे धीरे कहीं तो अपनी अस्मिता खो बैठे। अपना जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखने का एक एंगल था, नज़रिया था वो, या फिर इसका जो इम्पोर्टेंस था वो, ये सारा धीरे 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 बदलते गए। और अभी कुछ सालों पहले कभी ऐसा भी था कि अगर कोई योग कर रहा है तो थोड़ा उसको एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। उसके कभी कभी तो लोग उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। पर शायद अभी कल्चर थोड़ा बदल चुका है। पर एक चीज़ जो हो रही है और जो हम शायद थोड़ी बदलना चाहते हैं, एटलीस्ट मेरी तरफ से मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि हमारे देश के जितने भी युवा हैं, खास करके उनके लिए, बाकी लोग तो हैं ही, पर युवाओं के लिए खास करके ये मेरा एक प्रयत्न रहा है कि कुछ तो हटके करें। ये उठ के हम लोग जो आजकल सिचुएशन देखते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, और जॉब के लिए मुझे फिर अगर कुछ लोग हैं कि रिजर्वेशन की मांग करते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए। वो कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, सबको रिजर्वेशन की ज़रूरत लग रही है। क्यों? क्योंकि जॉब ही करना है, आगे जाके कुछ बिजनेस करना है या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग सोचते नहीं। एक ज़माना था जब ये देश, जहाँ पे हर कोई बिजनेस ही करता था, जॉब शायद ही बहुत कम लोग किया करते थे। जो भी थे वो कंसल्टेंट जैसे थे। ये तो एक करीब अंग्रेज़ों के साथ साथ, जहाँ पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तब जॉब की ज़रूरत, या सरकारें बनी, सरकार में काम करने के लिए जॉब, हाँ, इस तरह से कुछ तो बनने शुरू हुआ। वरना उसके पहले जॉब ये बहुत कम हुआ करते थे। तो वो एक बात रही। दूसरी बात ये भी देखी कि हमारे यहाँ जहाँ जितना भी साइंटिफिक रिसर्च होता है या जो भी हम अचीवमेंट करना चाहते हैं, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं, और उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने के समय उनका उतना एफर्ट नहीं रहता। तो कहीं तो खो जाते हैं, या फिर कुछ तो ऑर्डिनरी एफर्ट्स करते हैं, और बहुत छोटे कम संख्या में लोग हैं कि जो एक हद तक पहुंचते हैं, उसके बाद फिर आगे चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी कि कोशिश तो करते रहते हैं, पर वो कोशिश का मतलब ही नहीं जानते, अर्थ ही नहीं समझते कि क्या है प्रयत्न करना, मतलब क्या होता है। थोड़ी इधर उधर कोशिश करेंगे, कुछ साल उसमें अपने इन्वेस्ट करेंगे, पर रिजल्ट जैसे चाहिए वैसे नहीं आता। तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, और फिर कुछ तो इधर उधर का छोटा मोटा जॉब करेंगे या इतने साल पढ़ाई की, एक्सपीरियंस लिया उसका, पर उसका कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आता। और फिर वहीं पे कभी तो मन में एक थोड़ा सा दुख लेके बैठते हैं कि शायद मैंने कुछ और किया होता, या फिर मैंने अपने जीवन में उस वक्त कुछ और किया होता, है ना, तो शायद कुछ और अच्छा ऑप्शन निकल जाता। तो जिंदगी भर यही जो चक्कर चलते रहता है कि ढंग से पढ़ाई न कर सकना, उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा ऐसा नहीं है, पर वो एक तरह का एंगल ही नहीं डेवलप होता। तो कहीं तो वो एक एस्पेक्ट होता है, कहीं दूसरा एस्पेक्ट होता है कि वो करने के बाद भी आगे जो करना चाहिए, जो एक धमक होनी चाहिए, जो एक हिम्मत होनी चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं, वो भी डेवलप नहीं होती। वो दूसरी बात है। और तीसरी बात, फिर अगर कुछ होते भी हैं तो जिस तरह से हम उस लाइन पे चलते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में रहें, जॉब में रहें, बिजनेस में रहें, है ना, तो वहाँ पे आगे जाने के बाद भी एक हद के बाद रुक जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत एंड तक जाएंगे और पूरा सिस्टमेटिकली आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये होता नहीं। तो कहीं तो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसा नज़र आता है कि शायद यहाँ पे हम पीछे पड़ रहे हैं। और जैसे मैंने जितने भी रिसेंटली ग्रंथ पढ़े या कुछ सालों से पढ़ रहा हूँ, एक चीज़ मुझे इनडायरेक्टली समझ में आ गई कि यहाँ पे हर एक में पोटेंशियल बहुत है।
है ना, बहुत ताकत है हम में, हमारी रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा है, हम बहुत अच्छी तरह से लड़ भी सकते हैं। देश दुनिया में अगर देखा जाए तो भारत के योद्धा, भारत के सोल्जर्स ये सबसे अच्छे समझे जाते हैं, क्योंकि उनको किसी बात का डर ही नहीं होता। ये योद्धा की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसको डर नहीं होता। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रख लीजिए, जहाँ पे भी आपको कोई लड़ाई है, झगड़ा है, या कहीं किसी तरह का वॉर है, तो अगर डर रहेगा ना तो आदमी हार जाता है। जहाँ पे डर नहीं है वहाँ पे आदमी जीत ही जाता है। तो हमारे योद्धाओं को तो डर नहीं रहता, क्या मर गए तो मोक्ष मिलेगा और जीते तो जीत जाएंगे फिर, इस तरह से है। तो उसका जो एक अप्रोच होता है उसकी वजह से हमारे योद्धा, हमारे वॉरियर्स, वो सबसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं दुनिया में। तो वो तो इसी देश के हैं ना, फिर वो एटीट्यूड हम में क्यों नहीं है? हम जो भी चीज़ अपने हाथ में लेते हैं क्यों नहीं उसको एक वॉर फ्रंट के हिसाब से लेके जाते? तो ये सारा इसका इतिहास जब देखा तो पता चला कि हमारे यहाँ एक अच्छा इतिहास रहा है, हम काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। मैं शुरुआत तो श्री राम जी से करता हूँ, वो हमारे आदर्श हैं, और इसीलिए इस पूरा सीरीज़ का नाम भी पुरुषोत्तम रखा गया है कि उन्होंने जिस तरह से काम किए थे या उनको आदर्श रखे उसके बाद सारे लोगों ने किए। मतलब यहाँ पे शिवाजी महाराज को भी देखेंगे तो उन्होंने भी बचपन में श्री राम जी की कहानियाँ सुनी थी, रामायण सुना था, महाभारत सुना था, तो वो उनका इंस्पिरेशन रहा है। और वो जो भाव होता है योद्धा का, क्षत्रिय भाव होता है, वो हम में हो सकता है और उससे हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो वो एक भाव जगाने के लिए और उसको एक थोड़ा अप्रोच देने के लिए, सिस्टमेटिक बनाने के लिए, वो किस तरह से हम कर सकते हैं, इसलिए ये पूरी सीरीज चालू कर दी। नेचुरली कोई भी सक्सेस जब आता है तो उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ होती है तो वो होता है हमारा मन। और मैं एक थोड़ा सा रिकैप देना चाहूँगा कि हमने पिछले सत्रों में क्या क्या देखा था, और फिर थोड़ा उनको समझने की कोशिश करते हैं, फिर यहाँ से आगे चलेंगे। तो हमने पिछले 2 सत्रों में ये भी देखा था कि हम जो कुछ भी करना चाहेंगे अपने जीवन में, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, सबसे पहला मंत्र उसका क्या है कि ये सोचे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ओके, और इसका जवाब, इसका उत्तर एकदम सीधा होना चाहिए कि इसका फ़ायदा किसी को होगा। मैं जो कुछ भी करूँगा किसी के फ़ायदे के लिए करूँगा। हाँ, इसका जवाब इस तरह से होना चाहिए। और ख़ास करके बिजनेस अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना है आपको, तो उसमें मुझे पसंद है या मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, मेरा ये क्राइटेरिया है, इसलिए मैं ये बिजनेस करूँगा, ऐसा अगर देखेंगे तो वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हम कई बार देखते हैं बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, तो उसका एक प्राइमरी रीज़न ये भी होता है कि लोगों ने ये नहीं देखा कि मार्केट की ज़रूरत क्या है, लोगों की ज़रूरत क्या है। ये अपने हिसाब से करते कि जब मुझे कंफर्टेबल होगा तब मैं वो करूँगा, जैसे मुझे कंफर्टेबल होगा वैसे करूँगा। इस तरह के बिजनेसेस नहीं चलते, क्योंकि वहाँ पे फोकस में हम खुद होते हैं। जहाँ पे फोकस में हम खुद हैं, हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। जब फोकस में लोगों की ज़रूरतें हैं, लोग भी नहीं, लोगों की ज़रूरतें जब होती हैं तब हमारा बिजनेस चलेगा। क्योंकि लोगों की ज़रूरतें जैसे जैसे बदलते जाएगी उस तरह से हम भी अपने बिजनेस को ट्यून करते जाएंगे। हम जिस तरह से बदलेंगे उस तरह से अगर लोगों ने बदलना है, ऐसी अगर हमारी अपेक्षा है, तो बिजनेस नहीं चलेगा। सिंपल सी बात। तो पहला रूल है कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। आप जो भी करना चाहते हैं वो लोगों की कोई ज़रूरत एक तरह से एड्रेस करना चाहिए। इसको आप सेवा भाव से भी देख सकते हैं। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन इसी को इस एंगल से देखते हैं कि हम दूसरों को सेवा दे रहे हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक सर्विस टू द ह्यूमन काइंड, इस तरह से वो देखते हैं उसको। लेकिन उसमें यह भी होता है कि फोकट में तो नहीं करना है, अपना पेट भी भरना है। तो बिजनेस के बारे में भी ये देखा गया है कि एक रीजनेबल प्रॉफिट और अच्छी सर्विस, इस तरह से लोगों का काम भी करें, अपने आप को एक रीजनेबल प्रॉफिट भी रखें, और उस तरह से बिजनेस शुरू हो जाना चाहिए। ये पहली बात थी। दूसरी बात थी कि जो भी आपको करना पड़ रहा है इसी के साथ उसको आपको पसंद करना चाहिए, है ना। कभी जीवन में होता है कि हमने कुछ चाहा पर वो हमें नहीं मिला, तो और कुछ करना पड़ रहा है। ये खास करके स्टूडेंट्स के साथ और अपने जॉब में भी या बिजनेस में भी, जहाँ पे भी है,
वो हमें स्वीकारते आना चाहिए कि जो सामने आएगा उसको हम पसंद करेंगे। वी विल लाइक वॉट वी डू। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। ये कई लोगों के साथ होता है कि अच्छी इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, कहीं पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता तो कहीं और पहुंच जाते हैं। फिर रोते धोते नापसंद से या नाराज़गी से वो काम करना शुरू करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो देखिए उसकी क्वालिटी भी किस तरह से आएगी। कि यूँ समझिए कि मैंने आपको कोई है स्टूडेंट, उसको बोला कि ये पढ़ाई करनी, फिजिक्स की पढ़ाई करनी है आपको, ये सब्जेक्ट अभी है इस साल में, अभी उसको पसंद नहीं है, पर फिर वो करेगा कि हाँ मैं करता हूँ, फिर रोते धोते पढ़ाई करेगा, तो नेचुरली उसके रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। और ऊपर से जो बातें सुननी वो भी सुनेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर में हैं, आपको आपके मैनेजर ने कोई काम करने के लिए दे दिया, पसंद नहीं है, तो अगर खुशी खुशी करेंगे तो ठीक है, नापसंद से करेंगे तो जो नापसंद से करेंगे उसका क्वालिटी भी वैसी ही आएगी। अब जब क्वालिटी वैसे आएगी तो ऊपर से और दो बातें सुननी भी पड़ेगी, है ना, ये ऑब्वियस होता है। तो यहाँ पे जो भी सामने आएगा जिस क्षण में भी, ये एक ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कि चलो आज मैंने जॉब आ गया तो अभी उसको पसंद करना है, इस तरह से नहीं। हर मोमेंट में, जीवन में, हर क्षण में ये हमें आदत डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, वो आदत क्या होगी कि जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसको पसंद करूंगा। आई विल लाइक वॉट एवर इट इज़ देयर, वॉट एवर आई एम डूइंग। मैं अपने मन से मुझे जो पसंद है वो मैं करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। अगर ऐसा अप्रोच रहा तो शायद आपको कभी आप जो करना चाहते हैं, जो पसंद है, वो मिल जाएगा। पर उसके बाद क्या? उसके बाद तो वही होगा कि जब हमारा मन ही बदल सकता है ना। हमारे मन का भरोसा नहीं है। बचपन से देखो आज तक, कभी बचपन में हमें रेलवे इंजन का ड्राइवर बनना था, कभी ट्रक का ड्राइवर बनना था, कभी बस का ड्राइवर बनना था, है ना, कभी हवाई जहाज उड़ाना था, या फिर कभी कुछ और बनना था, कभी पुलिस वाला बनना था, कभी पोस्टमैन बनना था। हमारे रिक्वायरमेंट्स, हमारा मन तो बदलते बदलते जाता है, उसका क्या भरोसा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? ऐसे जो पसंद आए उसके पीछे भागते गए तो एक दिन कहीं के भी नहीं रहेंगे, राइट। तो इस बात को समझें कि ये हैबिट डेवलप करनी है। मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आदत ऐसी होनी चाहिए कि जीवन में हर क्षण में भी हमें वो पसंद आना चाहिए। कि इस मोमेंट में हम कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, और तुरंत हमारे सामने कुछ और आ गया तो अरे मेरे मन में तो वो था, अब ये क्यों करूँ, बोर हो रहा है, ऐसे नहीं। जो आया उसको पसंद करके उसके पीछे लग जाना चाहिए। सो स्टार्ट लविंग वॉट एवर कम्स योर वे। जो अपने रास्ते में आते हैं, जो भी चीज़ें हमको करने को मिलती हैं, उसको हमें पसंद करना है, राइट। विल स्टार्ट लविंग इट। तीसरी बात थी कि हमारी, जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा मन का तो भरोसा नहीं है, कुछ भी उसमें आ सकता है, कुछ भी बदलाव हो सकता है। ठीक है, अब हमने अपने गोल्स के बारे में भी बात करी थी। हमारे जीवन के उद्दिष्ट, जो गोल्स है, वो काफ़ी ऊंचे होने चाहिए। इसीलिए हमने वो राजा की कहानी भी सुनी थी। अरिष्टनेमी नाम का राजा था जिसको अपने जीवन में कुछ मुक्ति का ध्यान था, उसका गोल रखा था। तो हमारा गोल भी अपने हिसाब से जो भी रहेगा वो होना चाहिए, पर बीच में कभी कुछ आ जाता है तो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये भी हमने बात की थी कि कोई स्टार्टअप शुरू कर देते हैं लेकिन कोई आके उनको एक्वायर करता है। ये लोग अपना बिजनेस किसी और को, किसी बड़ी कंपनी को बेच के काफ़ी सारा पैसा लेके बैठ जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपने अपनी कंपनी को वहाँ तक लेके जाओ कि किसी और को आप एक्वायर कर सकें, ठीक है। या फिर आपने अगर अपने पढ़ाई में बहुत बड़ा गोल रखा है, छोटा सा कहीं ऑफर आ गया, छोटा सा ये मिल गया तो बस रुक गए, ऐसा नहीं। ऊंचे से ऊंचा गोल जो भी है वो हमें पकड़ना है, उसके पीछे लगना है। जब हमें कुछ करना है, किसी और की हेल्प भी लगती है, तो हेल्प लेने में हमने बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। जैसी ज़रूरत पड़े, जो भी करना पड़े, हम उसको करें, ठीक है। इस बारे में कोई मन में शंका नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट। ये होता है कि कई बार हम अपने गोल पे चालू हो जाते हैं, कुछ करेंगे, लेकिन जब किसी की मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा अपना ईगो आड़े आ जाता है, या अपने खुद के कंसेप्ट आड़े आ जाते हैं, और फिर हम उनको नहीं लेते। तो उस बात का ध्यान रहे कि वो सारे प्रिंसिपल्स हम थोड़ा बाजू रखें, जो रियलिटी है उसको समझें और उस हिसाब से चलें। फिर सबसे बड़ी बात देखी थी कि जीवन में चढ़ उतार होते हैं, वो ऑब्स्टेकल्स भी हमें हैंडल करने आना चाहिए, करेक्ट। क्या क्या हमने ऑब्स्टेकल्स देखे थे कि हम जो भी करेंगे, कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, कभी जीवन में अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज आते हैं, कभी सहयोगी की तरफ से इश्यूज आते हैं, कुछ भी हो सकता है, या अभी कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई, वो भी होता है। तो ये सारी सिचुएशंस हमें हैंडल करनी आनी चाहिए। ज़रूरत पड़े
तो वापस से ज़ीरो से स्टार्ट भी कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी हो जाए हम अपना मार्ग नहीं छोड़ेंगे, जीवन तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो हम ऑब्स्टेकल्स के बारे में बात कर रहे थे कि जीवन कभी भी त्यागने का वक्त हम पर नहीं आना चाहिए, वो हम करेंगे ही नहीं। इस बात का ध्यान रहे। ये हमने जैसे कोविड में सिचुएशंस देखी थी, काफ़ी बिजनेस लोग ने आत्महत्या की थी, बिजनेसमैन ने या एक्टर्स ने भी की थी। तो मीडिया तो ऐसी है, वो तो न्यूज़ इसी तरह की देगी। हाँ, न्यूज़ क्या देगी, इसने सुसाइड किया, इसका बिजनेस नहीं चला, वो हुआ, ये हुआ, ऐसी बातें तो बताते रहेंगे। और उन न्यूज़ को, सुसाइड वाली न्यूज़ को तो ग्लोरीफाई करके बताते जाएंगे। कभी वो इस तरह से न्यूज़ नहीं बताएंगे कि इन लोगों के लाइफ में इतनी सिचुएशन थी फिर भी किसी ने आत्महत्या नहीं की। ये माइग्रेटिंग लेबर्स जो थे, यहाँ से अपने अपने गांव जा रहे थे, उनके बारे में कभी इस तरह से बताएंगे नहीं कि जीवन में इतना टफनेस था फिर भी किसी ने खुदकुशी नहीं की, या फिर किसी और के साथ एक्टर था जिसको बिल्कुल काम ही नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश कर रहा था, उसने खुदकुशी नहीं की। इस तरह की न्यूज़ कभी नहीं आएगी। एक दो इधर उधर कोई सुसाइड कर लेता है तो ऐसे बताते हैं जैसे सारी दुनिया आत्महत्या कर रही है ना। तो ये मीडिया का काम ही, नेगेटिविटी नहीं बेचेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे, उनको सुनेगा कौन, पढ़ेगा कौन। खैर छोड़िए, वो अपना काम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये सब जो हम कम कर रहे हैं अपने जीवन में, जो कर रहे हैं, जहाँ पे हम पढ़ाई करना चाहते हैं, ऊंचे ऊंचे गोल बनाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, इन सब के लिए एक फंडामेंटल चीज़ है कि जीवन में सही प्रैक्टिसेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है, हाँ, तो शुरू से जहाँ तक आप समझ सकते हैं, मैं तो कहूँगा आपके बच्चों को भी आप उसी लाइन पे लेके जाइए कि शुरू करें कि वो अपने जीवन में मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइजेस, राइट, अपने हेल्थ में इन्वेस्टमेंट, ये सारा करना ज़रूरी है। एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमने कई बार देखा है कि लोग शरीर से तंदुरुस्त रहते हैं, मन से तंदुरुस्त नहीं रहते। बिजनेस एक अच्छी लेवल तक लेके जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे जाके उन सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते, या हेल्थ ख़राब हो जाती है ना। एकदम यंग एज में, मतलब 35, 40, 45 तक के उम्र में भी हमने लोगों को हार्ट अटैक आते हुए देखा है। अच्छा अच्छा काम कर रहे थे पर वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। इसका बेसिक रीज़न यही है कि हम हर चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। हम अपने करियर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, हम अपने पैसों में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, है ना। कई बार तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा इन्वेस्ट कर लेते हैं, पर अपनी हेल्थ में, और वो भी अपनी मेंटल हेल्थ में, हम बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। आजकल तो एक साइकोलॉजी की बुक है, वो व्हाट्सएप पे ही आ जाती है ना। सारे फंडे उधर ही मिलना शुरू होते हैं, ये करो वो करो, पर वो कंसिस्टेंट नहीं है। एक कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़, आपको अभ्यास का मतलब ही यही है कि कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, वहाँ से आगे जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम आज की अगला सेशन शुरू करते हैं, थोड़ा अभी तक का रिकैप लेने के बाद। आज क्या देखेंगे हम लोग, उस राजा की कहानी थोड़ी आगे लेके जाते हैं। राजा की कहानी कहाँ तक आई थी कि उसको एक इंद्र का दूत आता है, वो कहता है कि चलिए आपको स्वर्ग मिल रहा है। राजा स्वर्ग के बारे में सब कुछ सुनता है और फिर कहता है कि नहीं, मेरा गोल स्वर्ग नहीं है, मुझे उसके भी ऊपर, उसके भी आगे जाना है, जहाँ से मैं यहाँ पर कभी वापस ना आ सकूँ। तो उस गोल को राजा पकड़ के रहता है। तो नेचुरली उसको फिर वो जो दूत होता है वो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के पास लेके जाता है, और उनको महर्षि वाल्मीकि उस राजा को फिर श्री राम जी की कहानी सुनाते हैं। तो ये कहानी आज हम शुरू करेंगे, थोड़ी सी सुनेंगे। हमें कहानी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कहानी सुन लेंगे, शायद आपको थोड़ी बहुत पता भी होगी, पर उसका मतलब हमारे लिए क्या है वो थोड़ी देखने की कोशिश करते हैं, है ना। बेसिकली हमारे पूरे सिचुएशन का, इस सिस्टम का गोल ही श्री राम जी है। हम जो भी थीम रखे हैं, श्री राम जी किस लिए हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही वो है कि वो पुरुषोत्तम बने। पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है, तो हमें भी वो गुण आने चाहिए। इसलिए हम उनको थोड़ा अपना स्टोरी का सेंटर बनाएंगे, पूरी थीम का सेंटर बनाएंगे। ठीक है, तो श्री राम जी की कहानी यहाँ से शुरू होती है, जो हमने कई बार सुनी भी होगी। रामायण की एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा पोर्शन होता है। उसके ज़्यादा डिटेल में कभी हम गए नहीं, पर ये कहानी थोड़ी उसके डिटेल में जाएगी। जैसे कि हमें पता है कि श्री राम जी का, उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद वो अपने घर में आते हैं, रहते हैं, और फिर एक दिन उनके पास दशरथ के दरबार में महर्षि विश्वामित्र आते हैं,
और महर्षि विश्वामित्र आने के बाद वो दशरथ को कहते हैं कि वे कुछ महर्षि विश्वामित्र यज्ञ वगैरह कर रहे हैं और उनके यज्ञ में काफ़ी राक्षस आके बाधा डालते हैं। तो विश्वामित्र ये कहते हैं कि देखिए महाराज, मेरा काम तो यज्ञ करना है, मैं तपस्वी हूँ, है ना। तो इन सारी चीज़ों के वक्त जब मैं तपस्या में हूँ तो ये जो राक्षस बाधा डाल रहे हैं इनको मैं शाप नहीं दे सकता, क्योंकि शाप देने के लिए मुझे क्रोध आना पड़ेगा और अगर क्रोध आता है तो फिर मेरी तपस्या खराब हो जाती है। तो इसलिए मैं आपके पास श्री राम जी को मांगने के लिए आया हूँ कि श्री राम जी लक्ष्मण मेरे साथ आए और मेरी यज्ञ की रक्षा करें। ये बात हमने सुनी थी। फिर दशरथ महाराज कहते कि वो बहुत छोटे हैं, अभी वो कैसे आएंगे और मैं आता हूँ ये वो। फिर विश्वामित्र जी को गुस्सा आता है, वो दशरथ महाराज को थोड़ा डांटते हैं कि आपने वचन दिया था, अभी अपने वचन को भूल रहे हो। हाँ, ये सब किस्सा हमने सुना हुआ है। और फिर बाद में श्री राम जी, दशरथ महाराज तैयार होते हैं और श्री राम जी को उनके साथ भेजा जाता है। ये जो स्टोरी सुनी है ना, इस स्टोरी के अंदर एक छोटी सी स्टोरी और है। और वो जो स्टोरी चली है, ये इतने 1 मिनट में ये कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ था या आधे घंटे में भी नहीं हुआ था कि दशरथ जी को विश्वामित्र जी ने कहा कि भेजो, और फिर थोड़ा समझाने बुझाने के बाद श्री राम जी उनके साथ चले गए। ये कॉन्वर्सेशन उस वक्त जो और एक कॉन्वर्सेशन हुआ था वो हुआ था 18 दिनों तक। ओके, श्री राम जी महाराज दशरथ के दरबार में श्री राम जी और ऋषि वशिष्ठ इनके बीच में जो बातचीत हुई थी वो 18 दिनों तक चली थी। और उसका जो ग्रंथ बना था वो आज दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है। आप किसी भी अध्यात्म के मार्ग पे जो भी हैं, जो भी श्रेष्ठतम है, शंकराचार्य जी हैं आजकल के, या जो भी ऋषि मुनि हैं, संत हैं, श्री राम अपने श्री श्री रविशंकर जी हैं, या कोई और ग्रंथ है, कोई भी जितने भी संत होंगे कहीं पे भी किसी भी आश्रम के, किसी से भी जाके पूछिए कि योग वासिष्ठ, इसका वो जो ग्रंथ बना था उसका नाम है योग वासिष्ठ, इस ग्रंथ का स्थान अध्यात्म में क्या है, तो कहेंगे कि इसके ऊपर कोई और ग्रंथ नहीं हो सकता, इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो उनकी कुछ बातें हुई थी। तो हम तो सारी बातों में नहीं जाएंगे, हम अपना ध्यान सारा इधर रखेंगे, हमारे जो फोकस है, फोकस एरिया है उसके ऊपर। तो मैं वहाँ से शुरुआत करता हूँ जहाँ पे श्री राम जी के मन की अवस्था उन्होंने एक्सप्लेन की थी। श्री राम जी को बुलाया जाता है और विश्वामित्र जी जब राजा को कुछ कहते हैं, तो हम थोड़ा विश्वामित्र के बारे में पहले जानते हैं, फिर श्री राम जी के पास आएंगे। विश्वामित्र जी जब यहाँ पे आते हैं, ऋषि विश्वामित्र दशरथ राजा के पास, और कहते कि मैं तपस्या में हूँ और तपस्या में मुझे ये लोग बाधाएं डाल रहे हैं, तो आप कृपया श्री राम जी को भेजिए, वो इन राक्षसों को निपटने के लिए सुयोग्य है, उनको आप भेज दीजिए। अभी कुछ कुछ बातें हमें समझनी चाहिए। इन वाक्यों का अर्थ क्या होता है? जब कोई तपस्या में है, हमने पिछले सेशन में तपस्या के बारे में भी बात की थी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो तपस्या होती है ना। हमने कोई मार्ग पकड़ा, पढ़ाई का मार्ग पकड़ा है। आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर आप एक 15, 16, 17 साल के स्टूडेंट हैं, आप IIT के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर थोड़ा बड़े हैं और UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी आपकी क्या है? आपकी है तपस्या। आपने कुछ तो गोल रखा है। देखिए, गोल प्राप्त करने के लिए तपस्या चाहिए। वो गोल में जब हमको लगना है तो पूरी तपस्या से लगेंगे, उसके पीछे भिड़ जाएंगे, फिर हमें कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। विश्वामित्र जी ने एक बहुत सही बात कही है कि जो उनकी तपस्या है उसमें कुछ लोग बाधाएं डाल रहे हैं और उन बाधाओं से लड़ने के लिए वे महाराज के पास आए हैं। हमारे साथ कई बार ये होता है कि हमारी जो तपस्या होती है, हमारा जो भी गोल होता है, उसमें कई बार ये होता है कि कुछ लोग बाधाएं डालते हैं। हम क्या करते हैं? हम उन बाधाओं से खुद लड़ना शुरू कर देते हैं, उलझ जाते हैं उसमें। हालांकि ये होता है कि रियलिटी में उसको हैंडल करने के लिए अपनी अपनी एजेंसियां होती है, अपने अपने अलग अलग तरह के लोग होते हैं। उस समस्या से हम खुद उलझना शुरू कर देते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी सिचुएशन में ना पड़े। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, ये बाधाएं जो है वो कभी कभी जैसे यहाँ पे राक्षसों का उदाहरण दिया गया है, पर ये बाधाएं हमारे मन से भी आती है। हमारा मन ही इधर उधर उलझना शुरू कर देता है। तो अप्रोप्रिएट एजेंसीज कौन सी है कि यहाँ पे अपने पेरेंट्स हैं, कुछ अच्छे दोस्त हैं, उनको कहो कि यार मेरा ध्यान लगता नहीं है, कहीं तो और उलझ जाता हूँ पढ़ाई के समय। तो उन लोगों को बोलो
कि मेरे ऊपर नज़र रखो, मुझे हेल्प करो, मेरा ध्यान इधर उधर ना जाए, इसके लिए पकड़ के रखो। अगर आप कुछ और जॉब कर रहे हैं जहाँ पे जॉब है, बिजनेस है, और आपको कोई लोग और बाधाएं डाल रहे हैं, तो सही जगह एस्केलेट करना शुरू करें। देखिए, आप उस ऊंचे गोल के लिए बने हैं। हाँ, वो गोल आपको अचीव करना है। तो इसमें अगर कोई बाधा डाल रहा है तो इससे उलझने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। कोई राइट एजेंसी होगी, उसके लिए उनके पास सौंप देना चाहिए, उनको कहो कि आप देख लो करके। ठीक है। ये विश्वामित्र की कहानी से एक छोटा सा हमें हमें छोटी सी सीख मिलती है। अगर आपको विश्वामित्र जी की कहानी पता नहीं है तो कभी सर्च करके देखिए, गूगल पे स्टोरी ऑफ विश्वामित्र पढ़ लीजिए। ये कहानी एक अपने आप में कहानी है। इतनी अगर प्रयत्न किसी चीज के लिए करने हैं हमें, तो विश्वामित्र जी जैसा कोई और उदाहरण है ही नहीं। ऋषि विश्वामित्र ने जो अचीव किया वो किसी और ने शायद अपने जीवन में कभी नहीं अचीव किया होगा। प्रयत्न क्या होते हैं उसका उदाहरण वे खुद हैं। उन्हें कई बार तपस्या करनी पड़ी, कई सालों तक तपस्या करनी पड़ी। वैसे तो एक राजा के पुत्र थे, क्षत्रिय थे, उनको ब्रह्मर्षि बनना था। पता नहीं उसके लिए उन्होंने कितनी तपस्या की, कितने विघ्न आए, कितने बार अपने राह से ढल चुके, फिर से चढ़ गए, फिर से शुरू किया, और करते करते ब्रह्मर्षि बने हैं। हाँ, विश्वामित्र की स्टोरी आप ज़रूर पढ़िए, एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि आदमी क्या कर सकता है करके, प्रयत्न किस तरह से होने चाहिए, कितने फोकस्ड होने चाहिए, और कैसे अपनी राह को ना छोड़े। इसके लिए वो स्टोरी बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको देखिए। तो श्री राम जी शुरू करते हैं, वो बताते हैं कि देखिए, मुझे कुछ तो मन में एक तरह से दुख हो रहा है। क्योंकि जब श्री राम जी को वहाँ पे बुलाया जाता है, दशरथ महाराज कहते कि इनके साथ जाना है, तो उनके जो असिस्टेंट होते हैं श्री राम जी के, वो कहते हैं कि श्री राम जी की मन की स्थिति बहुत ख़राब है, वो एकदम डिप्रेशन में है, कहना गलत होगा, बहुत डिस्पैशनेट है, किसी चीज़ में उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है। तो कुछ तो किया जाना चाहिए पहले, क्योंकि अगर किसी को युद्ध करना है तो उसकी मन की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या आप पढ़ाई कर पाएंगे? क्या आप कोई बड़ा बिजनेस, कोई बड़ा गोल अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लड़ाई तो लड़ने की दूर की बात है। तो पहले तो अपने मन को उत्साहित रखना चाहिए। इसीलिए मैंने जो पहले कहा था कि अपने जीवन में राइट प्रैक्टिसेस और राइट अप्रोच होना ज़रूरी है, करेक्ट। उसके साथ साथ हमें वो जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए कि जिसमें हम अपने मन में भी इन्वेस्ट करें, ताकि हमारी एनर्जी बनी रहे, हमसे अच्छा अच्छा काम हो सके, इसलिए हमारे मन का उत्साह बढ़ा रहे। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जरूरी है। तो श्री राम जी की वैसी स्थिति नहीं थी, तो उनको बुलाया गया और पूछा गया कि बताइए क्या बात है। तो श्री राम जी ने कहा कि देखिए, मैंने कुछ समय पहले, जैसे मेरी शिक्षा पूरी हुई, तो मैंने अपने पिता से आज्ञा लेके पूरे देश का भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद मैंने अलग अलग जगह जाके देखा लोगों की स्थिति क्या है, कैसी है। और मैंने जो देखा वो मुझे कुछ बहुत नहीं भाया है। तो उस वक्त की एक संस्कृति थी हमारे देश में, ये काफ़ी सालों तक चलता आ रहा था कि जब हम पढ़ाई करते हैं गुरुकुल में जाके, उसके बाद जो देश की रियलिटी है, अपने जहाँ पे आजू बाजू की सिचुएशन है, वो सचमुच क्या है, वो जाके देखते थे, है ना। पढ़ाई तो किताबों में होती थी, एक रियलिटी हमने जो समझी है वो किताबों में है, पर जीवन की वस्तुस्थिति क्या है, जीवन में सचमुच क्या हो रहा है, वो अगर देखना है तो जाके भ्रमण करना जरूरी था। उसका नाम ही था भ्रमण। भ्रमण का मतलब क्या है? भ्रम न करना। जो हमारा मन में भ्रम होता है, जो इल्यूजन होता है, उसको नष्ट करना, इसलिए भ्रमण कहते थे उसको। ये तो बात चाणक्य और चंद्रगुप्त के कहानी में भी आती है कि चंद्रगुप्त को भी भ्रमण करवाया गया था। बेसिक पर्पज ये होता है कि ग्राउंड रियलिटी समझो। अगर श्री राम जी राजा बनने वाले थे तो जाके जनता के बीच में बैठना चाहिए, समझना चाहिए कि जनता के असली दुख क्या है, असली प्रॉब्लम क्या है। और उनके जो आजू बाजू के राजा हुआ करते थे अयोध्या के आसपास के, उनकी स्थिति कैसी है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो जो उनके लोग हैं वो कितने अपने राजा से खुश है, अपने राजा से कितने दुखी हैं, है ना। ये सारी सिचुएशन समझनी उस वक्त ज़रूरी होती थी एक राजकुमार को। और इसीलिए उनको भ्रमण करना एक तरह से रिकमेंड किया जाता था कि आप जाके करो करके। थोड़ा सा इस सिचुएशन को हम अपनी आज की सिचुएशन में लेके आते हैं। जॉब है, बिजनेस है, या नौकरी है, हम या हमारा नौकरी नहीं, स्टडीज है, पढ़ाई है, हम जो भी कर रहे हैं, इसमें भी ये भ्रमण थोड़ा होना ज़रूरी होता है। हम एक तरह से कई बार अपने ही भ्रम में जीते हैं।
ये हमने, जैसे कोडैक का एग्जांपल मैंने पिछली बार दिया था, अपने ही भ्रम में जिए कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, लेकिन शायद वो हमें कुछ नहीं करेगा। हम अपने रील्स बनाते रहेंगे, फोटो कैमरे, जो कैमरा के रील्स हुआ करते थे पहले, वो बनाते रहेंगे, हमें चलते जाएंगे। लेकिन कंपनी डूब गई, क्योंकि भ्रमण नहीं किया था, अपने ही भ्रम में जीते रहे। बिजनेस का, पढ़ाई का ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, जॉब का ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि हम देखें कि हम क्या अपने भ्रम में हैं या रियलिटी देख सकते हैं। अगर हम सच्चाई देख सकते हैं, रियलिटी देख सकते हैं, तो फिर नेचुरली अपने आप को उसमें बदलना ज़रूरी हो जाता है। कई बार हम नहीं बदल पाते। ये काफ़ी सारे बिजनेसेस, जॉब्स, एम्प्लॉयज़ के साथ होता है, पढ़ाई में भी यही होता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है ये ऐसा होगा, मुझे लगता है वो वैसा होगा। ये आपको लगता है, आप कौन हो जिनको लग रहा है? क्या हैसियत है आपकी? हाँ, कितने साल के हो, उम्र कितनी है, 15, 16, 17, 20, 25, और आप कहते कि मुझे ये लगता है, मुझे वो लगता है। पॉइंट ही नहीं। जाके प्रोफेशनल से बात करो, अपना भ्रम दूर करो, दुनिया देखो, सचमुच दुनिया में क्या चल रहा है। अगर आप राजा के साथ, अगर राजा खुद नहीं जा सकता तो उसके मंत्री जाते हैं, उसके कंसल्टेंट्स मैं कहूँगा वो जाते हैं। आपको जो कुछ भी करना है बिजनेस में, कुछ भी, तो देखिए आपके कंसल्टेंट को अप्रोच करिए, आपकी मार्केटिंग टीम को अप्रोच करिए कि बताइए ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या हो रहा है करके। ये जो राम जी के बारे में हुआ था कि जाके देखा, वो एक तरह से यही था कि अपने कस्टमर्स क्या चाहते हैं। स्टूडेंट के लिए उनके कस्टमर्स होते हैं एग्जामिनर्स, उनके कस्टमर्स होते हैं एग्जामिनेशन, या फिर जो भी अपने टीचर्स होते हैं वो उनके कस्टमर्स होते हैं। आप जो डिलीवर करना चाहते हैं वो अपने कस्टमर के लिए देना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि किसको क्या देना है, वो क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ इसको कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले से ही शुरू में ही कहा था, हर चीज़ अगर आप अपने एंगल से, बिजनेस के एंगल से देखेंगे या उस तरह से देखेंगे, तो हर जगह आपको किसी को ना किसी को कुछ देना होता है। तो जो मांग रहा है, जिसको देना है, वो क्या चाह रहा है, इस बात का ध्यान रहे। अगर उस बात का ध्यान नहीं रहा तो नेचुरली हम तो भटक गए, है ना। इन बात में देखना चाहिए, स्टूडेंट हूँ, मेरे टीचर्स क्या चाहते हैं, एग्जामिनर्स क्या चाहते हैं, इंटरव्यू अगर लेने वाले तो वो क्या चाहेंगे, उसके एंगल से सोचो। मैं ये प्रिपेयर करूँगा, वो प्रिपेयर करूँगा, कोई मतलब नहीं, सामने वाला क्या देख रहा है। इसीलिए सैम्पल पेपर्स, एग्जामिनेशंस, राइट, जितना मटेरियल मिलता है उतना लेके डाउनलोड करो, देख लो। हमें ये हर बात में ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, इस बात का हमें ध्यान जरूर होना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे जो श्री राम जी ने कहानी बताई कि उन्होंने जो देखा, राइट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी उन्होंने। पर हमारे तरफ से वो सिचुएशन लेनी चाहिए कि हमारे कस्टमर्स कौन हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए, और वो हिसाब से ही हम अपना पूरा प्लानिंग करें। ठीक है, तो श्री राम जी बताना शुरू करते हैं कि ऐसा ऐसा है, मैंने जो दुनिया देखी सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात मैंने जो देखी श्री राम जी के भाषा में, कि लोग जो भी करते हैं वो सुख पाने के लिए करते हैं। ठीक है, किस तरह का सुख? वो चाहते हैं कि हमें जीवन में पैसा मिले। पैसा किस लिए मिले? सुख के लिए मिले। या फिर वो अपने लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, सुख पाने के लिए देखते हैं। जो कुछ भी करेंगे सबके लिए सुख है। और श्री राम जी ने कहा कि ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं सब कुछ पाने के लिए, उसमें हर जगह दुख ही दुख होता है, मुझे कहीं पर भी सुख नज़र नहीं आया। ठीक है, उन्होंने उसके कुछ इंपॉर्टेंस दिए हैं, कुछ बातें बताई हैं। पहली बात कही थी कि लक्ष्मी के बारे में, पैसा। आदमी पैसे के पीछे भागते रहता है, यहाँ तक भागता है कि वो अपने को छोड़ के कहीं और चला जाता है, अपनों को धोखा देता है, अपने लोगों को फंसाता है, अपने दोस्तों के साथ गद्दारी कर देता है। ऐसे कई सारे उदाहरण उन्होंने दिए, और कहते हैं कि इस लक्ष्मी का नेचर, पैसे का नेचर बड़ा अनस्टेबल होता है। उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो कभी आपके हाथ रहेगी, कभी नहीं रहेगी। और आदमी जब आएगी तो सुखी होता है, और जब चली जाएगी तो दुखी होता है। हालांकि हमें एकदम शुरू में ही पता होता है कि ये आने के बाद भी दुख ही आने वाला है, क्योंकि पैसा है तभी दुख है, नहीं है तब भी दुख है। अगर विश्वास नहीं होता तो आप अपनी एक डिमांड रखिए कि जीवन में समझिए मुझे 50 करोड़ मिल गए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अब उन लोगों को देखिए जिनके पास 50 करोड़ ऑलरेडी है, क्या वो लोग खुश हैं? जिनके पास 50 करोड़ है, सभी के सभी लोग वो खुश हैं क्या? नहीं। तो क्या 50 करोड़ खुशी दे सकते हैं? नहीं दे सकते।
श्री राम जी ने जो बातें कही उसमें से ये कुछ फैक्टर्स कॉमन आते हैं। इस बात पे श्री राम जी के हम थोड़ा सोचें कि हम अपना जो गोल रख रहे हैं, क्या हम पैसे का गोल रख रहे हैं कि मुझे इतना टारगेट गोल, ऐसे देखिए वो गोल रखने में कोई बुराई नहीं है कि हमारी कंपनी है या हमारा कुछ जॉब है तो मुझे इतना सैलरी मिलना चाहिए, उतना होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। उसके पीछे अगर प्रयत्न नहीं करेंगे तो आदमी प्रगति भी नहीं करेगा। ऐसे गोल नहीं रहेंगे तो प्रगति भी नहीं करेगा। लेकिन वो गोल ये इस तरह से नहीं होने चाहिए कि बस इतना मिल गया तो खुश हो जाऊंगा, ठीक है। वो गोल इसलिए होने चाहिए, जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं वो इसलिए होने चाहिए कि ताकि मैं अपना जो काम हो उसको ढंग से कर सकूं, ठीक है। और जैसे बिजनेस का बड़ा सा गोल रखना है कि इतना होना चाहिए, तो उतना पैसा क्यों होना चाहिए, मुझे मिलना है ये एक बात है, लेकिन मेजर गोल क्या होना चाहिए कि इतने लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट दे सकूं। मैं खुद कभी टीसीएस का एम्प्लॉय रह चुका था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। और टाटास की एक फिलोसॉफी मैंने जो देखी थी, वो बिजनेस ग्रो करना है तो क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें रोज़गार देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस राह पे लेकर आना है। ये उन्होंने सबसे बड़ी एक उद्देश्य रखा था, आज भी है, और इसीलिए वो बिजनेस ग्रो करते हैं। उस बिजनेस ग्रो करने के बाद उसकी कुछ चैरिटी एक अमाउंट होती है, वो चैरिटी को जाती है। तो वो एंगल उन्होंने रखा है और इसलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं। तो टाटास का जैसे ये फिलॉसफी रही, वो भी हमारी रह सकती कि मैं बिजनेस ग्रो करूंगा, बढ़ाऊंगा, किस लिए, लेकिन उसका पर्पज़ यही रहेगा कि मैं थोड़ी उसके चैरिटी भी कर सकता हूँ, अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकता हूँ। उस गोल से होना चाहिए। बस पैसे के पीछे मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, अगर इसके पीछे लगे रहें तो खुशी नहीं रहेगी। और मन में अगर खुशी नहीं रहेगी, अगर ये फीवरिशनेस रहा, तो सबसे बड़ा धोखा जो हमारे साथ होता है कि हमारा अपने गोल से अपना ध्यान हट जाता है ना। आपका ध्यान कहाँ गया अभी जीवन में? देखिए, फिर से शुरू से इसको कनेक्ट करने की कोशिश की कि वो राजा था, उसका सबसे ऊंचा गोल था, सबसे ऊंचा गोल प्राप्त करने के लिए उसने कोशिश की। श्री राम जी जो बता रहे हैं वो उस गोल के बीच में आने वाले ऑब्स्टेकल्स बता रहे हैं कि लक्ष्मी, मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो आपका जो गोल था वो गोल कहीं पे बाजू हट गया। आपका गोल का लाइन ऑफ एक्शन क्या होती थी, किस तरह से होना चाहिए था वो गोल? वो गोल आपका होना चाहिए था कि मुझे कुछ देना है, कुछ करना है किसी के लिए, मैं जो करूँगा उससे किसी को फ़ायदा होगा। उस गोल के ऊपर अगर हम जा रहे हैं, तो अगर हमारा ध्यान पैसे की तरफ गया तो बीच में जो भी ऑफर्स आते रहेंगे या जो भी इधर उधर होता रहेगा, और जो मैंने कहा स्टार्टअप जैसी सिचुएशन कि एक्वायर करने के लिए आ गए, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन स्टेट लेवल की किसी एग्ज़ाम में आपको सक्सेस मिल गया और आप कहते कि चलो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, वो जॉब ले लूँगा, तो नेचुरल सा है कि आपने अपने गोल छोटे कर दिए, है ना। और वहाँ पे हम फंस जाते हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये समझे कि हमें इन डिस्ट्रैक्शंस के पीछे नहीं जाना है करके वहाँ से दूर रहना है, ठीक है। इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखें। अभी उन्होंने जैसे श्री राम जी ने पैसे के बारे में, लक्ष्मी के बारे में कहा, वैसे ही उन्होंने और एक बात कही थी कि स्त्री सुख के बारे में, हाँ, वुमन के बारे में। देखिए, पहले ज़माने में जो बातें हुई थी, जो भी लिखा जाता था स्क्रिप्चर्स, वो सारा पुरुष के एंगल से लिखा जाता था, ठीक है। कहानी इसको हम थोड़ा अलग से देखें। आज की सिचुएशन में जो भी है वो उसको क्या कहेंगे, कोई जेंडर बेस्ड नहीं है, जेंडर बायस्ड भी नहीं है, किसी भी पुरुष या स्त्री के खिलाफ है ऐसी बात नहीं, वो तो दोनों के लिए कही गई। अगर यहाँ पे बात कही कि पुरुष ये एक स्त्री के पीछे भाग के अननेसेसरी अट्रैक्शन में फंस के अपना नुकसान कर लेता है, तो उल्टी बात भी सही है कि अगर कोई स्त्री है, जैसे वो पढ़ाई कर रही हैं आजकल क्या काफ़ी समय से लेडीज़ तो काफ़ी अच्छा कर रही हैं पढ़ाई में। हमारे क्षेत्र में जो मैं जहाँ पे मैं हूँ शेयर मार्केट में, वहाँ पे तो ये सब लोग मानते हैं, कितना भी बड़ा ट्रेडर है वो मानता है कि ये एरिया में वुमेन, औरतें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होती है कंपेयर टू मेन, ठीक है, बात अलग है। तो लेकिन औरतें काफ़ी ज़्यादा, लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर रही, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो भी किसी के चक्कर में फंस के डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये जो बात है ना, ये इस कॉन्टेक्स्ट में देखनी चाहिए। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि पुरुष अपने गोल पाने के लिए या अपना सुख पाने के लिए स्त्री के चक्कर में भी फंस जाता है, और फिर उसको लगता है कि स्त्री से सुख मिलेगा, और उस सुख की वजह से उसको लगता है वो जो
इल्यूजन में रहता है, पर वहाँ पे भी आगे जाके दुख ही प्राप्त होता है। तो हम भी देखें कि अगर हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे एग्जाम्पल्स को गलत मत लीजिएगा। ये किसी ने तो बोल दिया था, एक थोड़ा सा जोक का पार्ट है कि एक बीच में मैसेज आया था कि नरेंद्र मोदी देश के पंतप्रधान हैं, अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान रह चुके हैं, राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर हैं, सलमान खान टॉप के हीरो हैं, उसके बाद फिर किसका नाम था, एपीजे अब्दुल कलाम, वे भी कभी राष्ट्रपति रह चुके हैं, और ऐसे कई सारे लोगों के नाम थे। और कहा गया था नीचे में कि ये सारे के सारे अनमैरिड है, मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो कहता है कि सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत होती है करके। जोक है, जोक को छोड़िए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सक्सेसफुल होना है तो शादी मत करिए करके, बिल्कुल नहीं, उसको कभी लेना भी मत उस एंगल से, क्योंकि हमारे जो पुरुषोत्तम हैं श्री राम जी खुद शादीशुदा हैं, श्री कृष्ण भगवान वो भी शादीशुदा रहे हैं, और अगर ऐसे उदाहरण दिया जाए शिवाजी महाराज वे भी शादीशुदा थे। ठीक है, तो वो कोई ऐसा रूल नहीं है कि शादीशुदा हो गए तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मोदी जी या फिर बाकी लोग ये जो है वो ठीक है, उनका अपने अपने जीवन में उदाहरण है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग मैरिड भी हैं और सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। इनफैक्ट कई जगह ये भी होता है कि अगर आपकी जीवन साथी आपके साथ है तो आपका जीवन काफ़ी आसान हो जाता है। आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरा जीवन बहुत आसान है मेरी पत्नी की वजह से, क्योंकि उसने तो पता नहीं मेरी जीवन की सारी सारी फ्रेंड्स, बच्चे और घर सब कुछ संभाल के रखा है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ऐसे काम कुछ कर सकता हूँ। एकदम मन से उसका मैं अपनी पत्नी का आभारी रहता हूँ। मैं कहता हूँ तो हर जन्म में तुम ही मुझे मिलो ताकि मैं सब कर सकूँ और तुम थोड़ा सहारा बन सको करके। खैर, ये सब बातें बाजू में रखते हैं। जो पॉइंट हम बता रहे थे कि ये कई बार देखा गया है अपने सक्सेस में, खास करके यूथ के बारे में, और मैं इसके लिए थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा कुछ सालों तक। जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हुई थी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तो शुरू के कुछ दिनों में ऐसी साधारण सी मूवी आती रही, लेकिन एक समय से आप देखिए हर मूवी की कहानी क्या हुआ करती थी, वो थी प्यार। आप उसको कयामत से कयामत तक करके मूवी लीजिए, या मैंने प्यार किया करके लीजिए, या जो भी थी, वो बेताब थी और कुछ कुछ थी, सारी कहानियों का थीम एक ही था। क्या था? प्यार। आप यंग हो चुके या यंग हो रहे हैं, बस आपको किसी ना किसी लड़के से या लड़की से प्रेम होना ज़रूरी है ना। और आजकल तो देख रहा हूँ कि 14, 15, 16 साल में भी कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होनी ज़रूरी हो जाती है। पता नहीं क्यों, मुझे इस बात का जवाब मिल नहीं रहा है। वो प्यार सचमुच दिल से हो रहा है वो बात अलग है, मैं समझ सकता हूँ ऐसा हो सकता है, पर अभी, और इस मन के सिचुएशन के बारे में हम आगे बातें करेंगे ज़रूर, पर अभी ये हो गया कि ये एक तरह से फैशन है कि हाँ बस 14 साल के हो गए ना, एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, या 14 साल की लड़की होगी तो उसको लगता है बॉयफ्रेंड होना चाहिए। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, मेरा बेटा उस उम्र में है, वो भी बताते हैं अपनी अपनी कहानियाँ कि उनके दोस्त किस तरह से कहते हैं कि अगर नहीं है किसी को तो शक किया जाता है कि यार क्या तेरा कोई नहीं है, इस तरह से बात करते हैं। बहुत बुरी सिचुएशन है। आपका गोल इस उम्र में क्या हो, एक तो इस उम्र में अकल नहीं है कि क्या करना चाहिए, है ना ढंग से लाइफ आप छोड़िए, अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकते, किसी की ज़िंदगी का ओनरशिप कैसे ले सकते हैं। मैंने तो आपको बताता हूँ, एक ट्राइबल बेल्ट है जहाँ पे ये किस्से बार बार होते हैं कि 8वीं का 9वीं का 10वीं का लड़का अपने से थोड़ी छोटी 1 साल 2 साल छोटी लड़की से शादी करके उसको घर में ले आता है। क्योंकि उसके माँ बाप उसकी शादी कहीं और ना कर दे। उस ट्राइबल एरियाज में ये होता है कि अगर लड़की 14-15 साल की होगी तो शादी करवा देंगे उसकी, या थोड़ी छोटी भी रही तभी शादी करवा देते। अब ये मूवीज़ का इफेक्ट इतना रहा है कि इन दोनों में कोई वजह ही नहीं प्यार होने की, लेकिन फिर भी प्यार कर बैठते हैं। और फिर लड़के के ऊपर प्रेशर आता है, ये खुद 10वीं में है, वो 8वीं में है, इसके ऊपर प्रेशर आता है कि अगर इसकी शादी हो गई तो चली गई, तो ये दोनों शादी कर लेते हैं और अपने पेरेंट्स के पास ले आते हैं। अब एक भी कमा नहीं रहा है, हाँ ना उसको अपने भविष्य का पता है, और लेके आते हैं अपने घर में और फिर कहते कि हाँ ये मेरी पत्नी है, अब इसको संभालो, आपकी बहू है। तो पेरेंट्स भी वहाँ पे
वो बोलते कि ठीक है, जैसी बेटी थी वैसी और एक आगे, उसको भी संभाल लेंगे करके। ये सब गलत है, ये सिचुएशन ठीक नहीं है, क्योंकि अपना गोल कुछ और है। उसको अचीव करने के लिए लाइफ पार्टनर जो प्यार करने वाला है वो कभी सही वक्त पे मिलेगा भी, कभी सपोर्ट करने वाला मिलेगा तो ज़रूर मिलेगा, पर उसकी एक उम्र होती है, एक एज तक जाना चाहिए अपने गोल से। वो सब छोड़ के खाली क्रेज में, और फिर जो हमें अचीव करना है वो अचीव करके नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे, इसको ऑब्स्टेकल ही कहूँगा। मैच्योर्ड एज में प्रेम होना, समझना एक बात होती है, और जहाँ पे मैच्योरिटी नहीं है, ये चीज़ें जब आती हैं ऑब्स्टेकल इस तरह से, वो कहीं के इन्फ्लुएंस से आ रहे हैं, राइट, एक क्रेज की वजह से आ रहे हैं, पर वो तो हमारा भविष्य तो खा ही रहे हैं, डिस्टर्ब तो कर ही रहे हैं। कितनी पढ़ाई होगी, है ना, कितना हम अपने जो जॉब पे या बिजनेस पे हमने फोकस किया वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा उसको एक समझदारी से अपने गोल के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि पार्टनर हो, पर उसके पीछे ये होना चाहिए कि वो सपोर्टिव हो, ठीक है, एक उम्र के बाद हो। ये नहीं कि हम क्रेज में, अट्रैक्शन में, लस्ट जिसको कहते हैं, काम वासना के पीछे दौड़ के उसमें उलझ जाए और अपना नुकसान कर बैठे। आज हमने दो बातें देखी, लक्ष्मी और स्त्री यानी खाली उसको स्त्री मत कहिए, उसको हम कहेंगे काम वासना कहिए, कि इसके पीछे लग के हम अपना गोल, पढ़ाई का हो या अपने जीवन का हो, इसको अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे रुक जाना चाहिए। मैं अगर कुछ प्रश्न हो तो वो लेना चाहूँगा, आप चैट में डाल सकते हैं, या फिर अगले सेशन में हम लोग श्री राम जी के जो बाकी पॉइंट्स उन्होंने बताए थे वो भी थोड़ा देखेंगे। बहुत अच्छी बातें कही है उन्होंने, समय के बारे में कहा है, हमारे मन के बारे में कहा है, और वो किस तरह से हमें अपने सक्सेस में उपयोगी होते हैं, वे देखेंगे। और एक निवेदन करना चाहूँगा, आपको जब ये मैसेजेस आते हैं जहाँ पे भी आ रहे हैं, आप बाकी लोगों को भी उनको फॉरवर्ड करिए। पता नहीं किस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं, कहीं पे उसको हेल्प कर सकते हैं। किसी के मन में कभी दुखी विचार है या वो कुछ अपने जीवन में करना चाह रहा है, लेकिन शायद गलत राह पे है या समझ नहीं पा रहा है, तो ये सेशन शायद उनको हेल्प करेंगे। और अगर आपकी वजह से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो जीवन में कभी ना कभी तो वो आपको ये आशीर्वाद ज़रूर देगा कि आपकी वजह से उसको कुछ फ़ायदा हुआ करके। तो एक हमारा एक असेट बन जाता है ना, हमारे पुण्य में थोड़ा ऐड हो जाता है कि हमने कुछ अच्छा किया करके। ठीक है, इस बात के ऊपर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कुछ प्रश्न है तो लेंगे, थोड़ा देख लेते हैं उसको। विश्वामित्र स्टोरी लिंक, नितिन जी थोड़ा मुझे ढूंढना पड़ेगा, पर इन शॉर्ट अगर बता नहीं रही तो विश्वामित्र जी ये थे, क्षत्रिय थे, गाधी नाम का राजा था, उनके पुत्र थे, और उन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे ब्रह्मर्षि होना है। तो उन्होंने नहीं माना ब्रह्मर्षि होने के लिए। भगवान ने कहा कि आप वशिष्ठ जी से परमिशन ले लीजिए। वशिष्ठ जी ने नहीं कहा, तो फिर उन्होंने तपस्या की, ये वो, तो काफ़ी लंबी कहानी है। आपको पता है उनके जीवन में मेनका आई थी, फिर रंभा आई थी, है ना। तो वो किस तरह से पहले मेनका में फंस गए, उसके बाद रंभा आई तो गुस्सा हो गए, तो हर तरह से उनकी तपस्या भग्न होती गई, लेकिन फिर भी उन्होंने वो अपना मार्ग छोड़ा नहीं, और आगे जाके तो वो ब्रह्मर्षि बने ही बने। सामन जी आपने पूछा है मुझे, मैं गुरु जी में भरोसा करता हूँ। हाँ, श्री श्री रविशंकर जी मेरे गुरु हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस जीवन में उन्होंने मुझे स्वीकार लिया, मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, तो मेरा जीवन तो बस समर्पित है उनके लिए। व्हाट डू यू थिंक ऑफ फॉलोइंग हिम, प्लीज़ शेयर योर थॉट्स। हाँ, श्री श्री रविशंकर जी को मैं फॉलो भी करता हूँ। देखिए, गुरु है, और फॉलो करना क्या है, वो उन्होंने अपने राह पे लेके आए। फॉलो करना मतलब क्या होता है, जो उन्होंने बताया वो करेंगे। हम तो गुरु के बारे में बात करेंगे ही करेंगे, हमारे सेशंस में इसके ऊपर ज़रूर बात होगी, तो थोड़ा उसके लिए बचा के रखते हैं। उनके बारे में जब कहने जाता हूँ तो बस दिल भर आता है, ज़्यादा कुछ नहीं कहता। अच्छा, अगले बार से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप समय पे ज्वाइन करें। एक समय के बाद फिर रिक्वेस्ट हैंडल नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे अंदर आने के लिए। करीब 9:15 के बाद शायद अलाउ नहीं करेंगे, इसको मीटिंग रूम को लॉक कर दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि फिर काफ़ी सारा नॉइस हमने देखा है, और वो अवॉइड करना है। हाँ जी सामन जी, आपका क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा ना, डू यू थिंक ऑफ नेपोटिज्म इन वेरियस फील्ड। अच्छा, हाँ होता है,
ये तो सारी मीडिया बात कर रही है कि नेपोटिज्म होता है करके, वो एक ह्यूमन नेचर है। हम अगर बड़े हो गए तो हमारे बेटे को भी आगे बढ़ाना है, वो अपना अपना नेचर होता है, टेंडेंसी होती है। चाहे वो फिल्म स्टार रहे, चाहे क्रिकेटर्स रहे, चाहे पॉलिटिशियंस रहे, वहाँ पे तो है ही है। देखिए कितने लोग हैं कि जिनकी जनरेशन टू जनरेशन पॉलिटिक्स में आ जाती है। तो छोड़िए उन बातों को, हम थोड़ा ज्ञान के बारे में, योग वशिष्ठ के बारे में प्रश्न लेंगे। मैं वही प्रश्न एड्रेस करूंगा जो थोड़ा योग वशिष्ठ के रिलेटेड है या इस ज्ञान के रिलेटेड है, इन प्रश्नों के रिलेटेड। हाँ गोपाल, आपने सही कहा, विश्वामित्र स्टोरी अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ स्वामी पूर्ण चैतन्य। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। और अगले सेशन में आपका इंतजार रहेगा। और प्लीज़ बाकी लोगों को फॉरवर्ड करिए, थोड़े जेंटलमैन को फॉरवर्ड करिए। हम देख रहे हैं कुछ कुछ लोग अननेसेसरी बातें भी करते हैं, अवॉइड करिए। ठीक है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपना जीवन पूरा पलट सकता है, तो ध्यान रहे कि हम क्या कर रहे हैं करके। ठीक है, मिलेंगे अगले रविवार को रात को 9 बजे। धन्यवाद।